नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार शर्मा स्टडी पुर क्लासेस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हमने माहेश्वरी सूत्रों को पढ़ते हुए प्रत्याहारों को भी पढ़ा है। प्रत्याहारों के बाद में हम संस्कृत व्याकरण की नए विषय संधि को पढ़ते हैं। तो देखें, आप सभी रफ एवं पेन लेकर के बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारा नया विषय है संधि। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। संधि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग का होता है। ध्यान रहे, कोई आपसे पूछे कि संधि शब्द में संस्कृत में कौन सा लिंग है, तो कौन सा लिंग बताएंगे आप सभी? पुल्लिंग। किस प्रकार? तो देखिए, हम संधि शब्द का एक बार निर्माण पढ़ लेते हैं। सम उपसर्ग है। क्या है? ये है उपसर्ग। धा धातु है एवं की सम उपसर्ग धा धातु एवं की प्रत्यय। यह सम क्या है? उपसर्ग। धा क्या है? धातु। और की क्या है? प्रत्यय। इन सब से मिलकर क्या बनता है? संधि शब्द। कैसे? देखो, यहाँ पर अब मैं के आगे व्यंजन होने के कारण मैं का अनुस्वार हो जाता है। आगे है धा और की। इसके बाद में ढोकी सूत्र से यहाँ पर यह इस प्रकार से हो जाता है धी। और यहाँ से इस अनुस्वार का अनुस्वार परसवर्ण संधि होकर के ध का पंचम वर्ण होने के कारण यह हो जाता है संधि। और की प्रत्यय जो होता है, यह जब भी लगता है, जिस भी शब्द के साथ लगता है, वो हमेशा पुल्लिंग ही होता है। यानी पुल्लिंग शब्दों के साथ ही की प्रत्यय लगता है, इसलिए संधि शब्द किस लिंग में चला जाता है? पुल्लिंग में चला जाता है संधि। इस प्रकार से। अच्छा, संधि शब्द का अर्थ देखेंगे। संधि शब्द का सामान्य अर्थ। तो संधि शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? जुड़ना या मिलान करना। संधि शब्द का आपस में अर्थ क्या होता है? दो वर्णों का आपस में जुड़ना या उनका मिलान होना। इसके आगे देखते हैं हम। एक बार इसे लिखें, फिर हम आगे देखते हैं। संधि परिभाषा देखते हैं। संधि की परिभाषा। संस्कृत में सूत्र आता है वर्णानाम मेलनम संधि। अर्थात वर्णानाम यानी वर्णों का, षष्ठी का बहुवचन है वर्णानाम, तो वर्णों का मेलनम यानी मिलना या मेलन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे। पहली परिभाषा यानी दो
वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों, जब तक दो वर्णों के मिलने के बाद में उसमें अगर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वह संधि नहीं कहलाती है। यदि दो वर्ण मिल रहे हैं और उनमें जब तीसरा कोई अन्य वर्ण बनेगा और वो विकार मिलने के कारण जहाँ विकार अगर नहीं होगा तो संधि ना हो करके क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए सभी विद्यार्थी, जैसे मुर धन अरी ही, मुर यानी मुर नाम का एक राक्षस, अरि यानी शत्रु, यानी मुर नाम के दैत्य का शत्रु। यहाँ पर र में हमको पता है वर्ण विच्छेद करेंगे तो र प्लस अ है, आगे अरि का अ। ये दो वर्णों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न विकार होगा, विकार क्या उत्पन्न होगा? आ। तो हमारे यहाँ पर क्या बनेगा? मुरारी। अर्थात हम ध्यान दें कि अ प्लस आ हो गया, विकार हो गया, इसलिए यह क्या कहलाई? संधि कहलाई। और जैसे में एक और देखते हैं, एक होता है संयोग। संयोग क्या होता है विद्यार्थियों? जब दो वर्णों के मिलने से बिना विकार उत्पन्न हुए शब्द का निर्माण होता है, वह संयोग कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एवं धन एव। अब यहाँ पर देखेंगे एवं का जो ये मैं है, आगे दीर्घ स्वर ए है, यह दोनों मिलकर बन जाएंगे एवमेव। तो यहाँ पर इन दोनों वर्णों का क्या हुआ है? मिलान हुआ है। मिलान तो हुआ है लेकिन विकार उत्पन्न नहीं हुआ। विकार उत्पन्न नहीं होने के कारण ये क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। और जब विकार उत्पन्न हो जाता है दो वर्णों के मिलने से, तब वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक बार यहां तक लिखें, फिर हम आगे देखते हैं। अगली इसकी एक परिभाषा और है, वह भी देखते हैं। संधि की दूसरी परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता। परः यानी परस्पर, यानी एक दूसरे के। सन्निकर्ष यानी अत्यधिक निकट या समीप। जब दो वर्ण परस्पर अत्यधिक निकट या समीप आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संहिता। और संहिता किसका दूसरा नाम है? संधि का ही दूसरा नाम है। संधि कह दो या संहिता कह दो, बस ध्यान रखना है। संहिता, जो संहिता है, यह जो वर्ण है यह स्त्रीलिंग में है और संधि शब्द किस में है? पुल्लिंग में है। बस लिंग परिवर्तन है, बाकी दोनों का अर्थ एक ही होता है। संधि कह दो या संहिता कह दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा देखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि दो वर्णों के परस्पर अत्यधिक समीपता से उत्पन्न विकार को संहिता या संधि कहते हैं। दो वर्णों के अत्यधिक निकटता या समीपता का मतलब, जैसे हमने यहाँ पर पहले वाला उदाहरण ले लेते हैं वापिस, मूर्धन अरि। दो वर्णों की निकटता का मतलब यह है कि जिन दो वर्णों में हम संधि कर रहे हैं उन दो वर्णों के मध्य में अन्य कोई तीसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। कोई भी तीसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, व्यंजन भी नहीं और स्वर भी नहीं, कुछ भी नहीं
होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम दो वर्णों के मध्य में संधि कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर अ प्लस आगे वाला अ, इन दो वर्णों के मध्य में संधि हो रही है। तो इन दो वर्णों के मध्य में, जिन दो वर्णों के मध्य में संधि हो रही है, उनके मध्य में बीच में ना तो किसी भी प्रकार का ना कोई स्वर होना चाहिए, ना कोई व्यंजन होना चाहिए, व्यवधान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी ही इनमें अत्यधिक निकटता होगी, जब जब तब जाकर ही इनमें संहिता या संधि हो पाएगी। अब हम आप कह दो कि जैसे यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर ई है, र के अंदर ई है, यहाँ पर भी दो स्वर हैं, इन दोनों के मध्य में संधि हो जानी चाहिए थे इस हिसाब से तो, लेकिन बीच में र का व्यवधान था, बाद में ए का भी व्यवधान, यहाँ पर भी ए का व्यवधान था। व्यवधान होने के कारण ही यहाँ पर इन वर्णों के बीच में संधि नहीं हो पाई। यहाँ पर देखेंगे ए और ए, इन दोनों के मध्य में किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं था, इस कारण से यहाँ पर संधि उपलब्ध हो पाई है। एक बार यहाँ तक लिखे, फिर हम आगे देखते हैं। आगे संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। इसके बाद में जो दूसरा संधि होगा व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा हमारा भेद अंतिम विसर्ग संधि। संधि में हमारे तीन भेद हैं, स्वर संधि जिसे हम अच संधि भी कहते हैं, विसर्ग संधि अंतिम हो गया, और व्यंजन संधि दूसरा जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहले स्वर संधि की चर्चा करते हैं। स्वर संधि, जिसे संस्कृत में अच संधि भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि दो स्वर वर्णों के मध्य उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर या अच संधि कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, दो स्वर वर्णों के मध्य, स्वर संधि किन के मध्य होगी? दो स्वर वर्णों के मध्य में। और संस्कृत में हमारे स्वर कितने होते हैं? 13। तो 13 स्वर्ण वर्णों के मध्य में जितनी भी संधियां होंगी वे सब स्वर संधि के अंतर्गत आएंगी। एक बार यहां तक लिखे, फिर हम आगे देखते हैं। परिभाषा हमने देखी, दो स्वर वर्णों के मध्य में उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद देखते हैं इसके बाद में। स्वर संधि के भेद संस्कृत में सामान्यतः स्वर संधि 7 प्रकार की होती है।
एवं एक अन्य प्रकार प्रकृति भाव भी होता है। अब जिस कक्षा में मैं पूरे भेद पढ़ाऊंगा, साथ जिस कक्षा में जितने भेद चलते हैं सभी विद्यार्थी उतने भेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें पहले सभी 7 भेदों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है सवर्ण, दीर्घ, स्वर, संधि। दूसरा हमारा वेद है गुण संधि। तीसरा हमारा वेद है वृद्धि संधि। और चौथा हमारा वेद है यण संधि। पांचवा हमारा भेद है अयादि संधि। कक्षा 9 तक की कक्षाओं में यहीं तक के भेद बताए गए हैं। इनके अलावा जो 2 भेद और होते हैं, पूर्व रूप स्वर संधि एवं सातवां भेद होता है पर रूप स्वर संधि। एवं एक जो प्रकार अलग से है वह है प्रकृति भाव संधि, स्वर संधि। एक बार आप इन्हें लिखें, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सवर्ण दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है सवर्ण दीर्घ स्वर संधि। सवर्ण दीर्घ स्वर संधि को समझने से पहले हम यह जो सवर्ण शब्द है इसकी चर्चा करते हैं कि सवर्ण किसे कहते हैं, ताकि हमें पूरी दीर्घ स्वर संधि अच्छी प्रकार से समझ में आए। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो दीर्घ संधि होती है वह 5 मूल स्वरों में, या हम 5 मूल स्वर या 5 जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हीं के मध्य में होती है। और ये हैं क्रमशः अ, ई, उ, री एवं री। और सवर्ण का मतलब होता है इनके जैसे वर्ण वाले या इनकी तरह दिखने वाले वर्ण। जैसे ए का जो सवर्ण होता है वो कौन होगा, आ। और ई का सवर्ण होगा बड़ी ई। उ का स्वर्ण होगा बड़ा उ। और री का स्वर्ण होता है बड़ी री। अर्थात इनके जो दीर्घ रूप होते हैं वही इनके सवर्ण वर्ण होते हैं। री का दीर्घ रूप नहीं होता है, री का दीर्घ रूप नहीं होता है। री का दीर्घ रूप नहीं होता, लेकिन री का जो सवर्ण होता है वह कौन होता है, री होता है। सवर्ण तो होता है इसका, लेकिन इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि री का दीर्घ रूप नहीं होता। और ये जो 4 वर्ण हैं इनके दीर्घ रूप होते हैं, जो इनके क्या कहलाएंगे, सवर्ण कहलाएंगे। इतना आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है, समझ लेना है। इसके बाद में आगे सूत्र है सवर्ण दीर्घ संधि का, अकः सवर्णे दीर्घः। अर्थात
अक सवर्णों में दीर्घ संधि होती है। अब यहाँ पर अक प्रत्याहार आ गया है, तो अक प्रत्याहार में सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से बनाते हैं। अ, ई, उ, री एवं री, ये हमारे अक प्रत्याहार है। पहला सूत्र है ए ई ऊण, उसमें अण को उठा करके ए ई उ ले लिया गया। अगला सूत्र है री री क, उसमें से री और री को लिया और यहाँ क को भी हम उठा देते हैं। इस प्रकार अक जो प्रत्याहार है उसके अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं, जिन्हें हम हृस्व स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। उनके मध्य में हमारी दीर्घ संधि होती है। एक बार यहाँ तक लिखे, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। इसके आगे देखें, अ ई उ री एवं री और अ ई उ री एवं री। ध्यानपूर्वक समझे इसे। ए का जो दीर्घ होता है आ, अर्थात इनके सवर्ण, इसका बड़ी ई, इसका बड़ा उ, इसका बड़ी री, इसका सवर्ण होता नहीं है। वैसे इसका सवर्ण नहीं होता। इसका हो गया बड़ी री, बड़ा उ, बड़ी ई एवं आ। अब आपको ध्यान पूर्वक ध्यान देना है, ये कौन सी संधि है? सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ यानी अ या आ के समक्ष अ या आ होता है तो इसका दीर्घ रूप आ आदेश हो जाता है। वैसे ही ई या बड़ी ई के सामने ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो दीर्घ ई आदेश हो जाती है। वैसे ही छोटा ऊ या बड़े ऊ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ होने पर बड़ा ऊ आदेश हो जाता है। वैसे ही ह्रस्व री और दीर्घ री के सामने ह्रस्व री या दीर्घ री के रहने पर दीर्घ री आदेश हो जाता है। उसी प्रकार री के समक्ष री रहने पर री आदेश हो जाता है। दीर्घ रूप इसका होता नहीं, इसलिए ह्रस्व रूप में ही मिलेगा। तो अकह सवर्ण यानी इनके सामने इनके जैसे सवर्ण यानी इनके जैसे सवर्ण यानी इनके जैसे ही वर्ण रहने पर दीर्घ संधि होती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो यहाँ पर जिस प्रकार मुर धन अरिहि, यहाँ पर हम ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इस यहाँ पर र के अंतर्गत अ है एवं अरि के अंतर्गत यहाँ पर अ है। तो अ और अ मिलकर क्या होगा? अ एवं अ मिलकर क्या हुआ? आ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ। अब इस आ को यहाँ पर हम हमारे पास मूर था ऐसा आ एवं री, तो क्या बना हमारा वर्ण? आ और शब्द बना संधि में मुरारी। और संधि कौन सी हो गई? ये दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। इस प्रकार से एक बार यहां तक उतारे, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। सवर्ण दीर्घ संधि के उदाहरण। तो सबसे पहले हम अ प्लस अ बराबर आ के उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला इसका उदाहरण लेते हैं हम, मुर धन
अरी, अभी हमने बनाया था, क्या बना था? मुरारी। वैसे ही हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दैत्य धन अरी, क्या बन जाएगा? दैत्यारे। ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पर यह का यह के अंतर्गत अ है, आगे भी अ है और अ मिलकर क्या बन जाएगा? आ। और दोनों मिलाकर दैत्यारी। इस प्रकार से क्या बना? दैत्यारी। तीसरा इसका उदाहरण देखिए, जैसे परम धन अर्थ। यहाँ पर मैं के अंतर्गत अ है और आगे भी अ है, अ और अ मिलकर हो जाएगा आ और बन जाएगा परमा। और हमारे पास नया शब्द आ जाएगा परमार्थ। उसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। मम धन अपि। यहाँ पर म के अंतर्गत अ है और आगे भी अ है। देखिए ध्यान से, मम आगे अ है, आगे अपि का अ है, अ और अ मिलकर दोनों क्या हो जाएगा? आ और बन जाएगा ममा पी। यहाँ तक एक उदाहरण और इसका यहाँ पर लिख लेते हैं हम। सस धन अंक। तो स के अंतर्गत यहाँ पर अ है और यहाँ पर आगे अंग है अर्थात अ है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? शशांक। यहाँ तक लिखे एक बार, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद में इसके आगे हम कल चर्चा करते हैं। धन्यवाद।